नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चलचित्र अर्थात वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम हिंदी की परीक्षा की तैयारी जो कि आईसीएसई बोर्ड लेता है, उसकी तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। CISE जो है अर्थात काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, वो खुद की अपनी किताब निकालता है अर्थात बनाता है या पब्लिश करता है। उसको हम कह सकते हैं साहित्य सागर की किताब है। मैं साहित्य सागर के विषय में ही बात कर पाऊँगी क्योंकि मैंने वही पढ़ी है, तो मैं उसी के विषय में आपको बता पाऊँगी। एकांकी संचय भी चलती है और नया रास्ता जो है उपन्यास वह भी चलता है। उपन्यास नया रास्ता मैंने 9वीं कक्षा में थोड़ा पढ़ा था, लेकिन फिर 10वीं कक्षा में उसे हटा दिया गया। तो उस उपन्यास को मैं मतलब देखा जाए पाठ्यक्रम के अनुसार मैंने उसको नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ मैंने उसको एक बार रीड ज़रूर किया था। उसके विषय में भी कुछ बता सकूँगी। कोशिश करूँगी कि ऐसे तो मेरी आदत है हिंदी और इंग्लिश मिला के बात करने की। कोशिश करूँगी कि इस चलचित्र में जहाँ तक हो सके हिंदी में बात करूँ, ताकि हिंदी के कुछ नए शब्द आपके शब्दकोश में जुड़ जाएं। कोशिश करूँगी, अगर ना कर पाऊँ तो माफ़ करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आदत में नहीं हूँ इसलिए। चलिए बात करते हैं हिंदी में। सबसे पहले आपको जो मैं बात बताना चाहूँगी कि कहानियों एवं कविताओं को विस्तार से समझिए या विस्तार पूर्वक समझिए। इसका क्या मतलब है विस्तार पूर्वक समझना? विस्तार पूर्वक समझने से हम कह सकते हैं कि हम जब उस कहानी को एक तरीके से उस कहानी के हर प्रारूप को समझने की कोशिश करें, उसके विषय वस्तु को समझने की कोशिश करें, उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगी। जो हमारा सेकंड स्टोरी है इन इंग्लिश का एग्जांपल ले रही हूँ। ट्रेजर ट्रोव में जो हमारे सेकंड स्टोरी है, जो ओल्ड मैन एट द ब्रिज, अगर आप उसको एक बार बिना उसके बैकग्राउंड को जाने पढ़ लेंगे तो आपको समझने में हो सकता है तकलीफ़ हो कि ये स्पेनिश सिविल वॉर के बैकग्राउंड पे बेस्ड स्टोरी है। ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीज़ें समझने की, जब आप ये सब चीज़ें समझने लग जाते हैं कि कहानी किस परिवेश में लिखी गई है या फिर कहानी के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कहानी से आपको क्या शिक्षा मिल रही है, तब आप कह सकते हैं कि आपने विस्तार पूर्वक उस कहानी को समझ लिया है। ठीक है, तो विस्तार पूर्वक पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको अगर आप साइंस लेने वाले हैं कक्षा 11 और कक्षा 12 में और आप हिंदी नहीं लेने वाले हैं, तो आप सोच लीजिए कि आपके पास ये आखिरी मौका है जब आप हिंदी की कविताओं एवं कहानियों को पढ़ सकते हैं इतने विस्तारपूर्ण तरीक़े से, वरना आपको ज़िंदगी में यह मौका कभी नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे ना इंग्लिश और हिंदी स्टोरीज़ और पोएम्स, कविताएँ और कहानियाँ, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, कि आपको मौका मिला है कि आप एक कहानी के प्लॉट के बारे में, उनके कैरेक्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं, अर्थात आप उनके पात्रों के चरित्र चित्रण को समझ सकते हैं, उनके पात्रों को का विश्लेषण कर सकते हैं। तो आपको इतना अच्छा मौका मिला है, फिर ये कभी मिलने नहीं वाला है और ये आपको एग्ज़ाम में नंबर भी दिलाने वाला है। तो करिए, आपको मज़ा आएगा, फिर नहीं मौका मिलेगा ज़िंदगी में ये करने का, तो हो सकता है ना मिल पाए। चलिए आगे बात करते हैं, माफ़ करिएगा। कहानियों को बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से आप पुनरावृत्ति करेंगे कहानियों की, कहानियाँ आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहानियों के सारांश पर निर्भर ना हो, अर्थात पूरी कहानियाँ पढ़िए। कहानियों को पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। हर कहानी में कुछ ना कुछ सिखाया गया है। हम पहली कहानी बात अठन्नी की बात करें तो उसमें हमें सिखाया गया है कि नौकरों के साथ जो बर्ताव हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए, उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे इस वक्त लॉकडाउन का समय है, तो अगर हम इस परिवेश में देखें तो अभी जितने भी मालिक हैं उनको अपने नौकरों को करुणा के भाव से देखते हुए उनको अपने काम नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इनसे रिलेट करते हुए भी सोच सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कहानियों को पढ़ते वक्त कुछ विषयों पर ध्यान देना है आपको। सबसे पहले पात्रों के विषय में जानकारी। एक कहानी में कौन कौन से पात्र हैं उनके नाम आपको मुँह ज़बानी याद होने जाने चाहिए, अर्थात आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए कि कौन कौन पात्र उस कहानी में। अगर आप उस कहानी को 5 से 6 बार, 7 बार, 10 बार, 12 बार पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको इतनी सारी परीक्षाएं देनी होंगी। अगर 9वीं कक्षा का छात्र कोई देख रहा है तो 9वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक कितनियों बार आपको सेम चीज़ पढ़नी होगी, तो आपको पात्रों के नाम तो याद हो जाएंगे। जैसे हम पहले कहानी की फिर से बात करें तो बात अठन्नी की कहानी में रसीला है, रमज़ान है, शेख सलीमुद्दीन है और इंजीनियर जगत सिंह है, और अगर आप कहें तो वो पुलिस में जो सिपाही है वो भी है, पर उसका नाम नहीं दिया। और एक जो दासी का भी एक उल्लेख है आखिरी में, जो वो कहती है कि अच्छा हुआ कि रसीला को जेल हो गई। तो सब रमज़ान गुस्सा होकर कहता है कि नहीं, जो ये हराम की कमाई वाले हैं, ये नरम गद्दों पे सो रहे हैं, और ये जो मतलब
एक अच्छे से मेहनत करने वाला जो इंसान है वो अठन्नी की चोरी के लिए उसको जेल हो गई। तंग अंधेरी कोठरी में रात काट रहा है, ऐसे बोला ना उसने। बहुत अच्छी लाइन है, एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आ रही, पर हाँ ऐसे ही उसने बोला। चलिए अब शुरुआत करते हैं मतलब कि सेकंड पॉइंट के बारे में, दूसरे बिंदु के बारे में बात करते हैं। चरित्र चित्रण अर्थात कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच, आप हर कैरेक्टर के कैरेक्टर स्केच को पढ़िए। अगर आपको इंटरनेट पे आप देख सकते हैं तो उससे पढ़िए। आपके टीचर्स, अध्यापकगण क्लास में, कक्षा में सॉरी माफ़ करिएगा, अध्यापकगण कक्षा के दौरान बताते हैं चरित्र के बारे में, पात्रों के चरित्र के बारे में। तो कक्षा में आप अपना ध्यान दीजिए, ध्यान केंद्रित करिए और जो भी अध्यापकगण बोल रहे हैं उसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में। कॉपी बनाइए जिसमें आप सिर्फ जो टीचर्स लेक्चर्स दे रहे हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे। इस लाइन में मैंने कितनी इंग्लिश बोल दी तो माफ़ करिएगा, मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैंने कोशिश की। कैरेक्टर स्केच में आप नैतिक मूल्यों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो भी पात्र है उसमें कोई ना कोई नैतिक मूल्य छुपा होता है, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम रसीला की बात करें तो जो रसीला है उसके अंदर सरलता का भाव है, वो बहुत सरल इंसान है, वो झूठी प्रवृत्ति का इंसान नहीं, वो गंदा इंसान नहीं, इसलिए क्योंकि और स्वाभिमानी बहुत है। स्वाभिमानी कैसे है? स्वाभिमानी इसलिए है क्योंकि जब वो पकड़ा जाता है, जब जगत सिंह जी पकड़ लेते हैं कि उसने मतलब कि 98 पैसे की चोरी की, तो वो एक झटके में मान लेता है। वो उस बात को बढ़ाता नहीं है, वो अपनी चोरी को छुपाने के लिए 100 झूठ और नहीं बोलता। तो वो एक सरल इंसान है, एक सच्चा इंसान है जिसने मजबूरी की तले कर ली चोरी, लेकिन उसमें उसकी इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि उसे 6 महीने की जेल हो जाए। 6 महीने की जेल के कारण उसको 6 महीने की जेल कर दी गई थी ना, उस जज साहब उसको 6 महीने की जेल में भेज देते हैं, कर देते हैं। तो वो कितना ज़्यादा उसके लिए ख़राब होता है, वो अपने परिवार को कैसे चला पाएगा, ये सब बातों के बारे में नहीं सोचते वो। तो जो भी है, कहानी का मूल भाव अच्छे से समझिए, चरित्र का चित्रण समझिए, कहानीकार का जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। ऐसे तो ICSE में कम इसके कहानीकार के परिचय के बारे में आता है, लेकिन इस बार का मैंने 9वीं कक्षा का जो बोर्ड्स की परीक्षा पत्र मतलब आया था, पेपर आया था, तो मैंने देखा तो उसमें पूछा गया था एक जगह पे कहानीकार का परिचय, तो फिर इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है। और आप जानते होंगे कि आपको फाइल्स बनानी होती हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी होती हैं, तो टीचर्स जब वाइवा लेते हैं उसका, तो उसमें भी टीचर्स कहानीकार के विषय में भी ज़रूर पूछते हैं। अगर आपको फाइल्स में किसी कहानी के विषय में लिखना होता है तो उस कहानी के कहानीकार के विषय में आपसे उसमें पूछा जाता है। अब कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली ये आपको पता होना चाहिए, आपको समझना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया कि हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो हमारे समाज की न्याय व्यवस्था है वो लचर हो रही है, और साथ ही साथ जो रिश्वतखोरी है, घूसखोरी वो बढ़ रही है, और आराम से जो हराम की कमाने वाले हैं वो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो मेहनतकश आदमी है, जो मेहनतकश वर्ग है, वो जैसे मज़दूर वर्ग है देखा जाए तो वो पिस रहा है, उसको छोटी सी चोरी के लिए 6 महीने की जेल कर दी जा रही है। ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में खूब समझाया बात करने की। कहानी से आप पर क्या प्रभाव पड़ा आपको, ये जब आप कहानी पढ़ते हो तो आपको समझना चाहिए कि क्या आपने सामाजिक परिवेश में वैसा कुछ देखा है क्या, तो वो भी आप सोच सकते हैं उसके विषय में, हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न आ जाए। और एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी, शीर्षक की सार्थकता, एप्टनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी, मतलब कि जो भी शीर्षक है वो कितना आपके अनुसार वो सही है कि नहीं, सही है तो कैसे सही है। जैसे अब हम यहाँ काकी के कहानी की बात करें तो काकी कहानी की शुरुआत काकी की मृत्यु से होती है। काकी कहानी में जो बच्चा है, जो शामू है, वो काकी को ही पूरे अंतराल भर, पूरे हर वक्त याद करता है। काकी के लिए ही वह पतंग का, मतलब काकी को ही ऊपर नीचे लाने के लिए ही वो पतंग का अरेंजमेंट करता है। पतंग का अरेंजमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे मुझे याद नहीं आ रहा, माफ़ करिएगा। पतंग मंगवाता है उससे, भोला से। तो और फिर आखिर में काकी ही वो जब विश्वेश्वर फाड़, और भी बहुत कुछ होता है उसमें, और भी आप बहुत ऐड कर सकते हैं। आखिरी में मैं जा रही हूँ, विश्वेश्वर जब वो पतंग को फाड़ देता है तो उस फटी पतंग पर भी क्या लिखा होता है, काकी। तो काकी हर जगह है उस कहानी में, तो उस कहानी का शीर्षक जो काकी वो बहुत सार्थक है। तो ये आपको हर कहानी के विषय में पता होना चाहिए कि क्यों शीर्षक सार्थक है। अब हम कविताओं के विषय में बात करते हैं, तो कविताओं में आप कविताओं का सारांश पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कविताओं के सारांश पर आप डिपेंड मत होइए, आप निर्भर मत होइए, कविताओं को पढ़िए, कविताओं का मतलब भी समझिए, लेकिन सारांश भी आप पुनरावृत्ति के लिए, रिवीजन के लिए, स्वाध्याय के दौरान, सेल्फ स्टडी के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिंतन मनन कर सकते हैं आप इस पर, चिंतन मनन
कविताओं पे कर सकते हैं, कविताओं के भाव पे कर सकते हैं। और कविताओं का भाव मतलब कि सारांश तो हो गया वो एक सरफेस मीनिंग मतलब जो ऊपरी सतह की मीनिंग है, ऊपरी सतह का जो अर्थ है। और जो गहराई से अर्थ आपको समझना है तो आपको भाव पे जाना होगा। तो आप भाव हर कविता का समझने की कोशिश करिए। कविता से क्या शिक्षा मिली इस बारे में ज़रूर सोचिए। और कवि व कवित्री का जीवन परिचय यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कहानीकार के परिचय से ज़्यादा ज़रूरी या फिर इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँ तो कवि एवं कवित्री का परिचय, जीवन परिचय है। क्योंकि उनके परिचय की एक प्रकार से कुछ झलक उनके जो कविताएं होती हैं उनमें आ जाती हैं। जैसे कि आपसे कबीर दास का पूछ सकता है जीवन परिचय के बारे में। उसके अगर क्वेश्चन साखी से आता है तो कुछ उनके विषय में आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमने इन दोनों की बात कर ली। व्याकरण में आप कैसे कर सकते हैं? व्याकरण में जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है सरस हिंदी व्याकरण, उसको अच्छे से पढ़िए। उसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनको रिवाइज़ करते रहिए। और कोई एक अच्छी निबंध एवं पत्र की किताब आप ले सकते हैं, उससे आप निबंध एवं पत्र को पढ़ सकते हैं। पत्रों एवं निबंध को लिखने का मतलब प्रयास करिए। उनको एक योजनाबद्ध तरीके से लिखिए। योजनाबद्ध तरीके से लिखने का क्या अर्थ है? मतलब कि पहले ही आप सोच लीजिए कि अगर हमको एक ऐसे का टॉपिक आया या फिर एक निबंध का टॉपिक हमें दिया गया तो हम उसमें किस प्रकार से अपनी जो विभिन्न उसको किस प्रकार से हम उसको बांटेंगे, विभिन्न पैराग्राफ्स में उसको कैसे बांटेंगे। तो आपको ये पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए कि इस पैराग्राफ में हम इस पॉइंट को मेंशन करेंगे, इस पैराग्राफ में हम इस बिंदु को मेंशन करेंगे। तो वो आपको सोच लेना चाहिए। अब हाँ, अब पुनरावृत्ति से बचें। मतलब उत्तरों में अभी कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो पूरे हिंदी में आपको याद रखने हैं। हिंदी के एग्ज़ाम के दौरान उत्तरों में पुनरावृत्ति ना करें। अर्थात अगर आपने एक बार कोई चीज़ बता दी तो बार बार उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्तनी दोष को सुधारें। हो सकता है मैंने इतना ऊपर से नीचे तक लिखा, इसमें ही कोई वर्तनी दोष हो। वर्तनी दोष का मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनका चांस हिंदी सब्जेक्ट में बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अगर बचपन से प्रैक्टिस नहीं है, बचपन से अगर आपके मतलब कुछ जगहों पे होता है, बहुत ध्यान देते हैं आलेख पे सुलेख पे, वहाँ तो बच्चों की धीरे धीरे करके वर्तनी अच्छी हो जाती है, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होती हैं। लेकिन जो हमारे साउथ के बंधु हैं, भाई बहन हैं, वहाँ साउथ इंडिया के, वहाँ पे हिंदी उनकी मेन लैंग्वेज नहीं होती, हिंदी उनकी मेन भाषा नहीं होती। और उनको अगर उन्होंने हिंदी ली है तो उनको उनकी वर्तनी दोष जो होते हैं वो उनसे वर्तनी दोष हो जाते हैं। तो उनको उस पर सुधार करने की आवश्यकता है। थोड़ा आप अगर रोज़ लिखेंगे तो आपके वर्तनी दोष धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ऐसे तो सभी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नॉर्थ इंडिया के बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करते, हिंदी में बहुत करते हैं। तो और जल्दी जब आपको लिखना होता है तब और ज़्यादा हमारी गलतियाँ होने लगती हैं। तो ज़रूर हिंदी के पेपर में एग्ज़ाम को आप 2 घंटे 45 मिनट में करने का प्रयास करें और आखिरी 15 मिनट में आप रिवीजन करें, तभी आप हिंदी में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि इतने वर्तनी दोष होंगे ना जब आप मतलब इतने स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, जब आप अपने कॉपी को फिर से दोहराएंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे इतनी मिस्टेक्स होती हैं कि इसमें उसी में नंबर कटते हैं बहुत। समय संचालन पर ध्यान दें। समय संचालन मतलब टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें कि किस प्रकार से आपको ग्रामर पोर्शन एग्जाम में करना है, किस प्रकार से लिटरेचर का पोर्शन करना है। 1.5 आवर्स आप दे सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि पहले जो भी आपको करना हो वो मैं छोड़ देती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू एडवाइस ऑन दिस मैटर। मैं कोई यहाँ पे सजेशन या फिर सुझाव नहीं देना चाहती। जो आपको अच्छा लगता हो, ग्रामर या लिटरेचर जो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो उसको आप पहले कर लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, मैं ये बता देती हूँ कि मैंने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की। शुरुआत में तो मैं हमेशा लिटरेचर पहले करती थी और ग्रामर बाद में करती थी। लेकिन इस बार का प्री बोर्ड जो था उसमें मैंने प्री बोर्ड के दौरान मैंने क्या किया, मैंने ग्रामर पहले किया फिर लिटरेचर किया। तो मेरे हिसाब से लिटरेचर पहले करना और ग्रामर बाद में करना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और लिटरेचर क्योंकि वो लिटरेचर आप पहले से पढ़ चुके होते हो तो आप जल्दी कर पाते हो। मतलब मेरे लिए कंफर्टेबल था। आप अपने अनुसार उसको ढालें, आप अपने अनुसार ढाल सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर है। अब यहाँ पे कुछ बातों को और बात करूँगी, कुछ बिंदुओं पर। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ हिंदी वोकैबुलरी यानी कि हिंदी के शब्दकोश को बढ़ाने का प्रयास करें, नए हिंदी शब्दों को सीखने का प्रयास करें। हो सकेगा तो मैं एक अच्छे हिंदी के शब्दों की एक वीडियो ले आऊँगी जिसमें 10 अच्छे हिंदी के शब्द होंगे, तो आप उनको अपने शब्दकोश में जोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ एक और बात, हिंदी के एसेज में, हिंदी के निबंधों में उद्धरणों का प्रयोग ज़रूर करें, अर्थात कोटेशंस का प्रयोग ज़रूर करें। मैंने एक उद्धरणों पे या फिर आप कह सकते हैं कविताओं में, आप कविताओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, सुंदर कविताओं का, और या फिर किसी लेखक द्वारा कही गई या किसी महान हस्ती द्वारा कही गई कुछ अच्छी लाइनों का, कुछ अच्छे
कुछ अच्छी लाइनों का, इन सब का प्रयोग आप अपने एसेज में करिए। और कोशिश करिए कि आप कुछ डालें ऐसा अच्छा सा प्यारा सा, जो शुरुआत में डालिए और एंड में डालिए, तो ताकि एक शुरुआत में एक टीचर खुश हो जाए कि अरे वाह क्या लिखा है, और आखिरी में भी हो जाए अरे वाह कैसे एंड किया है। तो फिर इसलिए कोटेशंस को या पोएम्स को या छोटी छोटी लाइन्स को या फिर अपनी ही किसी सोच को अच्छी हिंदी में लिख के उसे डबल कोटेशन मार्क में डाल देना, वो बहुत आपको हेल्प करेगा। मैंने एक वीडियो बना रखा है कोटेशंस, पोएम्स, स्टोरी लाइन ऑन ब्यूटीफुल लाइन्स इन हिंदी, उस पर ऐसे वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो उसमें मेरी कोई कोटेशन नहीं है, मैंने कोई नहीं लिखी उनमें से, वो मेरे टीचर जो हैं हिंदी के उन्होंने उनकी बताई हुई है। तो बस अब मैं यहाँ पे मेरे सुझाव जो भी हैं या जो भी मैं बताना चाहती थी वो समाप्त होते हैं। कोई भी आपको परेशानी आ रही हो, कुछ और जानना हो हिंदी विषय के बारे में, ना समझ में आ रहा हो कुछ तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप एक एग्ज़ाम 18 की आती है, एक किताब आती है, या फ्रैंक की आप ले सकते हैं, उस पेपर्स मिलते हैं हिंदी के पेपर्स, पास्ट या हिंदी के पास्ट पेपर्स देख सकते हैं, या फिर हिंदी के फ्रैंक, या फिर एग्ज़ाम 18 की प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर्स, या फिर वो टेस्ट पेपर्स। अगर आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप उनको ले सकते हैं। तो मेरे पास एग्ज़ाम 18 की थी एक किताब है, मतलब मेरे पास अभी भी है। और अच्छा, तब यहाँ पे मैं मेरे सुझावों का सिलसिला ख़त्म होता है। यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, या फिर बोलना चाहूँगी कि अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों वो अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को बांटें, इस वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई अभिभावकगण इस वीडियो को, इस चलचित्र को देख रहे हैं, तो मैं उनको सादर प्रणाम करूँगी और करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने बेटे बेटियों के साथ इस वीडियो को देखेंगे। और आपके बच्चे ICSE से पढ़ते हैं, अगर कोई बड़ा यानी कि कोई ज्येष्ठ या फिर ज्येष्ठ अर्थात सीनियर, या फिर कोई कनिष्ठ यानी जूनियर इस वीडियो को देख रहा है, तो वो अपने किसी ICSE 10th या ICSE 9th की बच्चे को, भैया दीदी या फिर उनको शेयर करें। अगर कोई कनिष्ठ मतलब जूनियर देख रहा है और कोई सीनियर देख रहा है, तो वो अपने जूनियर्स को शेयर करे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी। और मैंने बहुत ही मन से इसको लिखा है, इस वीडियो को बनाया है, और थोड़ा हिंदी में मुझे भी रिसर्च करना पड़ा, जैसे चलचित्र, जैसे कि पाठ्यक्रम। तो ये सब वर्ड्स बहुत नॉर्मल है, लेकिन इतनी इंग्लिश बोलते बोलते कि हम भूल ही जाते हैं इन शब्दों को। तो बस अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।